नाइन्थ क्लास की साइंस में फिज़िक्स का पहला चैप्टर है मोशन। ऐसी क्या चीज़ नहीं है जो मूव नहीं करती। हम देखते हैं हवाएं चलती है, बॉल फेंका जाता है, मैं हाथ से लिखता हूँ, रॉकेट उड़ता है, कोई बच्चा पतंग उड़ाता है, तारे गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, हम हाथ हिलाते हैं, हम चलते हैं, साइकिल चलाते हैं। हर एक चीज़ मूव करती है। देखो, अब चीज़ें चलती हैं तो उनका कोई कारण भी होता है, कोई ना कोई फोर्स होती है। जब बॉल फेंकी जाती है तो वापस नीचे आने के कारण उसका ग्रेविटी हो सकता है। हवा बहती है, पतंग उड़ते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं। इनका कारण क्या है? वो जो फोर्सेस है वो नेक्स्ट चैप्टर में आता है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में जो भी बातचीत होती है वो हम ये नहीं कहते कि फोर्स कौन सी होगी जिसके कारण ये मोशन हो रहा है। हम इसमें ये बात करते हैं सिर्फ कि मोशन जो हो रहा है उसके आगे इसमें क्या होने वाला है, क्या वो चीज़ हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो नाइन्थ की साइंस, खासकर फिजिक्स, 8वीं से या बाकी क्लासों से अलग इसलिए हो जाती है कि इसमें अब मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होने वाली है। मैथमेटिक्स आएगी तो हम चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कुछ समय आने के बाद बॉडी कैसे बिहेव करेंगी। ये काफ़ी रियल वर्ल्ड के करीब चला जाता है। चीज़ें मूव करती हैं, यहाँ तक कि यूनान में अरिस्तु, जैसे इंग्लिश में अरिस्टोटल कहते हैं, उसने तो ये तक कह दिया कि जब हर चीज़ के चलने का कोई कारण होता है, मीन्स जैसे बॉल्स के नीचे गिरने का कारण ग्रेविटेशन है, तो उस बॉल्स को फेंकने वाला कोई था। इसी तरीके से प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, उसका कोई ना कोई कारण है, उसका कोई ना कोई कॉज है। वो यहाँ तक चले जाता है अब कहते कहते कि इस पूरे ब्रह्मांड का कोई ना कोई एक फर्स्ट मूवर होना चाहिए जिसने इस पूरी प्रकृति को, पूरे संसार को मोशन में लेकर आया होगा। उसने उसे कहा कि यही गॉड है। तो हम चैप्टर में मोशन में आगे बढ़ते हैं। अब कोई भी मोशन शुरू होएगा तो उसके लिए कोई डिस्टेंस ट्रैवल होना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी डिस्टेंस जब ट्रैवल होता है तो उसे कोई समय लगता है। मैंने यहाँ पर एक पर्सन बनाया है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलता है और उसे 10 सेकंड लग जाते हैं। तो हम कहते हैं कि इसकी जो पोजीशन में चेंज आया है 10 सेकंड के अंतराल में, तो उसने कोई मोशन किया है। इसी तरीके से मोशन को डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। था तो यहाँ पर पेड़ भी, पर जब टाइम शुरू हुआ पेड़ तभी भी वहीं पर था, और टाइम ख़त्म होने के बाद भी पेड़ वहीं पर ही है। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि पेड़ अपने आप में मूव नहीं किया, तो कोई मोशन नहीं किया। कुछ बच्चे हो सकते हैं कि जो ये सवाल कह सकें, पर अगर एक तरीके से जब ये भाग रहा है तो उसे ये ज़रूर लगेगा कि पेड़ पीछे को जा रहा है। जिस तरीके से गाड़ी में बैठकर हमें लगता है कि पेड़ पीछे को जाते हैं, हाँ, पर वो बात तो सही है, पर नाइन्थ में उसे इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। हालांकि उसका रीज़न यहाँ पर क्या है कि इस डेफिनेशन में कुछ कमी है। वो कमी है कि रिलेटिव पोजीशन पे या कहें ऑब्जर्वर पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि मोशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसे तो हर चीज़ चल रही है, ऐसे तो पेड़ भी धरती के ऊपर ही है और धरती भी घूम रही है, तो ये भी एक तरीके से मोशन में ही है। तो बिल्कुल एक्यूरेट कहना तो ये होता है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन पे नहीं हो सकती है, क्योंकि किसी ना किसी के रिस्पेक्ट पे तो वो चल ही रही होगी। अगर यहाँ पर कोई बैठ के कोई टमाटर कुछ बेच रहा होता तो वो भी रुका हुआ नहीं है उस बंदे के नज़रिए से जो भाग के जा रहा है, या जो गाड़ी में जा रहा है, या कार में जा रहा है, उसके लिए वो चीज़ पीछे को जा रही होगी। तो कभी भी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन तो नहीं होता है। तो डेफिनेशन हालांकि मोशन की तुम्हारे लेवल पे ये दी गई है कि पोजीशन बस चेंज हो जानी चाहिए समय के साथ, तो उस हिसाब से पेड़ मोशन में नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये टाइम के साथ इसकी पोजीशन वहीं के वहीं है। अब मोशन होता है तो स्पेस में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है, मोशन होता है तो बंदे की पोजीशन मूव होती है, और उस इंटरवल के बीच में जो ये पोजीशन का चेंज हुआ है हम वहाँ से डिस्टेंस नापते हैं।
तो डिस्टेंस को डिफाइन इस तरीके से किया जाता है कि एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड, ठीक है, एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड है। ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये नई क्वांटिटी है जो 9th में पहली बार इंट्रोड्यूस होती है। अब देखो इसकी ज़रूरत क्या है। डिस्टेंस हमें सिर्फ लेंथ देता है, पर डायरेक्शन के बारे में कोई हमें सेंस नहीं देता है। आप यहाँ चलते, आप पेड़ के ऊपर की तरफ चले जाते या कहीं और भी चले जाते और 10 सेकंड में मान लो आपने 20 मीटर की दूरी भी पार कर ली, तो वहाँ से हमें खाली 20 मीटर का पता चलता है, हमें डायरेक्शन का कुछ नहीं पता चलता। डिस्प्लेसमेंट इस कमी को पूरा करता है। इसलिए जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड के साथ साथ उनकी डायरेक्शन भी बताए, उन्हें वेक्टर कहा जाता है। अब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड होती है वैल्यू। जैसे 20 मीटर एक वैल्यू है, डिस्टेंस ट्रैवल की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर वो 20 मीटर था, तो ये मैग्नीट्यूड है। अब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन क्या बताएगा? क्या वो हमें नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट ऐसा करके बताएगा? नहीं। अब 9th में जो भी आप मोशन पढ़ोगे वो खाली 1 डायमेंशन में होगा, या तो आप आगे जाते हो या तो आप पीछे जाते हो। अगर आप बॉल भी फेंक रहे हो तो बॉल ऊपर जाती है और फिर वो वापस नीचे आ जाती है। तो ये 2 डायमेंशन ही है, ये 1 डायमेंशन ही है, बस वो एक्सिस वाई है। अब यहाँ पर डायरेक्शन क्या हो सकती है? आप बचपन में सीख चुके हैं कि जब हम एक्सिस को डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाली एक्सिस को हम प्लस मान लेते हैं, नीचे वाली को माइनस मान लेते हैं। ये कुछ और नहीं है, ये खाली डायरेक्शन दिखाता है कि 2 अपोजिट वे है। ये चीज़ डिस्टेंस नहीं दिखाता है, ये खाली हमें एक नंबर दे देता है जो हमें बताता है कि कितना चले हैं। कहाँ को चले वो कोई बताता नहीं है, इसमें आगे पीछे का कोई सीन नहीं बता सकता। डिस्प्लेसमेंट वहाँ पर इस चीज़ को पूरा करता है। और अगर मैं मान लो ए से बी गया था आगे तो ये प्लस था, अगर मैं यहाँ से पीछे को चले जाऊँ सी पॉइंट पे, ठीक है, और सी पॉइंट अगर यहाँ पर माइनस में कहा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर -10 मीटर हो गया। अगर हम डिस्टेंस की बात करते तो हमें पीछे 10 मीटर ही बोलना पड़ता, हम माइनस नहीं लगा सकते थे। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो डायरेक्शन बताता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ। डिस्टेंस यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है। क्वांटिटी, ठीक तो लिखिए इस भाई। तो अभी अभी हमने जो स्केलर और वेक्टर की बात करी है वो एक बार मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और स्केलर वेक्टर से आप क्लियर हो चुका होगा कि स्केलर खाली मैग्नीट्यूड बताता है और वहाँ पर वेक्टर डायरेक्शन भी बता देता है। अब इनको और कैसे समझा जा सकता है? यहाँ पर मैंने 3 रंगों से पाथ दिखाया। ए से बी जाने के कई तरीके हैं। ग्रीन वाला भी पाथ है जो काफ़ी बड़ा लगता है, उसके बाद पिंक वाला है जो उससे थोड़ा छोटा है, पर एक सबसे छोटा भी है जो मैंने ऑरेंज डॉटेड लाइन से दिखाया है। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इसी को डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ। और यहाँ पर जो भी इसके अलावा कोई भी पाथ होगा वो एक्चुअल लेंथ होगी ट्रैवल्ड। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ किसके बीच में? इनिशियल और फाइनल। अब यहाँ पर ज्योमेट्री जो आपकी वो 2D रहेगी, तो 2D ज्योमेट्री में हमेशा 2 पॉइंटों के बीच में एक स्ट्रेट लाइन सबसे छोटा पाथ होता है। तो मैं इसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर रखता हूँ। जैसे यहाँ पर एक पर्सन मान लेते हैं, यहाँ पोजीशन ए बी और सी। अब ये एक बार आगे को जाता है,
आगे को जाता है तो मान लेते हैं 20 मीटर है, और वहाँ से वापस को आता है सी की तरफ, और ये यहाँ पर पीछे को है 10 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ पार्ट्स की बात करेगा हम, अगर हम माने कि पर्सन ए टू बी गया है सिर्फ, तो यहाँ पर डिस्टेंस 20 मीटर लिखा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो भी यहाँ पर 20 ही है, क्योंकि यहाँ पर ए और बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तो अभी भी 20 मीटर का ही है। दूसरे केस में बात करें कि अगर बंदा ए से बी गया और फिर बी से वापस ए आ गया, तो इस केस में डिस्टेंस जो कि एक्चुअल लेंथ ट्रैवल्ड है, तो वो क्या हो जाएगा 20 + 20 40। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को देखो, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन तो ए था और बी से घूम के वापस भी हम ए पे आ गए, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में घूम के जब वापस आ गए तो वो क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में सबसे छोटा पाथ तो यही हुआ कि कहीं जाओ मत, वहीं पर पहुंच गए, ठीक है। तो एक फ़र्क ये होता है कि हर किसी को लगता है कि फिज़िक्स वो नॉर्मल बंदों पे लगाने लग जाते हैं एक तरीके से, जबकि ज़्यादातर ये मैटर के ऊपर लगने वाले रूल होते हैं। अब कोई भी ऑब्जेक्ट आसमान से जब गिरता है तो कभी वो जिगजैग पाथ नहीं लेता, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट करता है, एक शॉर्टेस्ट पाथ को ट्रेस करता हुआ नीचे आ जाता है। क्योंकि मैटर जो होते हैं, जो मास होता है जिनमें, क्योंकि ह्यूमंस हो गए और लिविंग थिंग्स हो गए, उनमें अपनी एक फ्री विल होती है, वो अपने सोच विचार से इधर उधर अपना रास्ता बदल सकते हैं। हो सकता हो कि वो छोटा रास्ता इसलिए ना ले रहा हो कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, क्या पता कीचड़ हो, क्या पता वो कुत्ता रखा हो या कुछ भी हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, तो बंदा दूसरा लंबा रास्ता लेके जाएगा, क्योंकि इंसान सोच सकते हैं। तो फिजिक्स मोस्टली मास पे लगती है, मैटर पे लगती है, तो मैटर कभी भी ऐसा बिहेव नहीं करेगा कि वो लंबा रास्ता ले, क्योंकि उसके लिए एनर्जी का लॉस हो जाता है, इसलिए वो डिस्प्लेसमेंट हमेशा करते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि जब जाना ही वहीं पर था तो गए क्यों, वहाँ पर 0 हो जाएगा। एक और पार्ट देखते हैं यहाँ पर, थर्ड पार्ट, कि अगर मैं ए से बी से फिर वापस ए आऊँ और पीछे सी पे चले जाऊँ, तो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 20 आगे 20 पीछे 40 और 10 और पीछे, तो डिस्टेंस टोटल हो जाएगा 50 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की रही बात, तो डिस्प्लेसमेंट अब ये देखो, इनिशियल पोजीशन ए, चाहे घूम के आप कहीं भी गए, पर फाइनल पोजीशन क्या है, पीछे सी, और ए से सी कहाँ है, पीछे, तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन दिखाता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये -10 मीटर कहा जाएगा। तो ये अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। बात करते हैं यहाँ पर ऐसा यूनिट की, किस यूनिट में नापा जाएगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बता तो एक ही चीज़ रहे हैं कि जो पाथ ट्रैवल्ड है, तो यूनिट उनका जो मैग्नीट्यूड वाइज है वो सेम ही रहता है, मीटर, ऐसा यूनिट। एक बात ये है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा ही रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बराबर हो जाए, जब तक वो सेम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करे। और आपके 9th क्लास में यही होता है कि हमेशा ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में ही ये मोशन करवाएंगे, तो वहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक जैसा ही हो जाता है, ठीक है, जब तक ये आगे पीछे ना मुड़े या किसी और तरीके से पाथ ना ट्रैवल करे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब यह हमेशा पॉजिटिव रहता है। डिस्टेंस या तो 0 होएगा या तो फिर पॉजिटिव होएगा, कितना भी हो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये बात वैलिड नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव
अभी हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा 0 और पॉजिटिव, ये कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस होते हैं और जैसे सिमिलैरिटी होती है यूनिट में। अब हम कुछ एक दो मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर देखते हैं। यहाँ पर एक पर्सन या कोई भी चीज़ मूव करती है A to B एंड देन B to C, और हम यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या फाइंड करना चाहते हैं कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ। डिस्टेंस तो बड़ा इजी है, 5 + 12 कितना हो जाएगा 17 मीटर। मेन यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ ये हम सबको पता है, ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हम यहाँ 12 पुट करते हैं, बेस 5 और हाइपोटेन्यूज को वैसे ही छोड़ देते हैं। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे 169, तो यहाँ से h आ जाएगा हमारा √169 जो कि 13 मीटर बन जाएगा। और हमें यहाँ पर दिख भी रहा है कि डिस्टेंस 17 मीटर था और डिस्प्लेसमेंट 13 मीटर है, तो काफ़ी छोटा है। शॉर्टेस्ट पाथ जो पॉसिबल था A to C। सेकंड एग्जांपल मैं सर्कल के साथ दिखाना चाहता हूँ। तो सर्कल में हम ऐसा करते हैं, 4 पॉइंट मार्क कर देते हैं A B C D। अब अगर तो मैं A to डायरेक्ट गोल चक्कर मार के मैं D चले गया, ठीक है, पूरा चक्कर मार दिया, तो डिस्टेंस पता कितना हो जाएगा। ये पाथ जो ट्रैवल किया हमने, ये क्या है, सरकमफ्रेंस है। अगर यहाँ पर रेडियस है जो कि हम मान लेते हैं फॉर कैलकुलेशन 7 मीटर है, तो डिस्टेंस तो 2πr हो जाएगा क्योंकि सरकमफ्रेंस है, और 2π की वैल्यू रखेंगे, r की वैल्यू 7, ये कट गया तो ये आ गया 44 मीटर। डिस्टेंस तो ईजी था। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये आप अभी तक जवाब दे सकते हैं कि ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये वापस अपनी जगह पे ही आ गया है। अच्छा, मैंने यहाँ A to D लिख दिया है, यहाँ पर A to A आएगा वापस। तो एक चक्कर जब पूरा मारेंगे तो डिस्प्लेसमेंट 0 एंड डिस्टेंस 2πr। सेकंड तरीके से देखते हैं कि अगर हम पूरा चक्कर ना मार के हाफ मारे, A to C जाएं, तो A to C जाने में क्या होगा कि सरकमफ्रेंस भी हाफ हो गया, तो 2πr का हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, खाली πr बच जाएगा। तो πr बच जाएगा तो 7 से 7 कटेगा और ये 22 मीटर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सबसे शॉर्टेस्ट पाथ A to C क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, और ये सेंटर से पास होती हुई जा रही है, तो ये क्या है, डायमीटर है, तो 14 मीटर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तीसरे तरीके से अगर हम क्या देखें, A to B देख लेते हैं। तो A to B में जब हम देखेंगे तो डिस्टेंस क्या होगा, एक्चुअल लेंथ ट्रेवल, और ये हेमिस्फेयर कह रहा हूँ मैं। A to B में जो एक्चुअल लेंथ ट्रेवल होगा वो सेमी सर्कल का भी हाफ है, तो πr का भी हाफ जब करेंगे तो डिस्टेंस हो जाना चाहिए πr/2, और वहाँ पर था 22, तो उसका भी हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 11 मीटर। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, A to B एक स्ट्रेट लाइन, और यहाँ पर अगर आप देखें ये फिगर तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसमें रेडियस 7 है, ये भी रेडियस 7 है। अब ये हाइपोटेन्यूज कैसे निकलेगा, पाइथागोरस से। पाइथागोरस लगाएंगे यहाँ पर हम, तो h² इज इक्वल टू 7² + 7² जो कि बेस और परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 49 + 49, तो ये हो जाएगा कितना, 98, और ये h आपका आ जाएगा 7√2। ठीक है, ये
चेक कर लेते हैं। 49 हाँ 7√2 ही आएगा। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्लैरिटी लेके आए। कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हम बाद में करेंगे जो कि बुक से हैं।